अरे मैं आपको सबूतों के साथ में बताता हूं, थोड़ा सा पीछे चलिए, कुछ साल मेरे साथ पीछे चलिए, आपको याद आएगा, गूगल पे जाके सर्च करिए। इनमें से इन पत्रकारों की और सो कॉल्ड पत्रकार, ये साले झूठे दलाल मक्कार लोग, ये वैचारिक आतंकवाद फैलाने वाले लोग, ये अपने अपने चैनलों से धक्के मार के निकाले हुए लोग, झूठी खबरें फैलाने वाले लोग, इन्होंने क्या किया था जब ये गए थे बाहर, उस वक्त पे नाश्ते की टेबल पे हाथ में चिकन लॉलीपॉप, साथ में मियां नवाज शरीफ, और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को क्या बोलता है? देहाती औरत। हां जी, देहाती औरत। आप में से सबको ये बातें मालूम होंगी, जिनको नहीं मालूम है जाकर के पुरानी खबरें देख लीजिए। मियां नवाज शरीफ उसके सामने, उसके मुंह पे भारत के प्रधानमंत्री को बोलता है देहाती औरत, और वो चिकन लॉलीपॉप मचकाते हुए हैं, हड्डियां चूस के, उसके बाद में मियां नवाज शरीफ के झप्पी पप्पी करके वापस हिंदुस्तान आ जाती हैं। अरे डूब के मर जाओ, तुम्हारे मुंह पे कोई तुम्हारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोल गया, और उसी प्रधानमंत्री को जिसके दल के तुम तलवे चाटती हो, तुम तो उसकी सगी ना हो सकी, मोदी की सगी क्या होगी, तुम देश की सगी क्या होगी? जिसके तुम तलवे चाटते हो, तुम उस दल के प्रधानमंत्री के सगे नहीं हो सके। और दोस्तों, जब यह कांड हुआ, जब मियां नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोला, उस वक्त पे आपको याद होगा हिंदुस्तान की माटी से एक शेर खड़ा हुआ था, सिर्फ एक शेर, उसने आकर के दहाड़ा था। और क्या दहाड़ा था कि सुनो मियां नवाज शरीफ, ये जो मनमोहन सिंह जी है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है, ये मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। हमारे राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होंगे, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग होंगी, अपनी जगह होंगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ, तुम्हारे हलक में से जबान खींच ली जाएगी। आइंदा अगली बार हमारे प्रधानमंत्री पे कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। और यह दहाड़ लगाने वाला इस भारत भूमि का शेर था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हां जी, वो मोदी जिसने बीजेपी में रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए अपने प्रधानमंत्री के सम्मान को सर्वोपरि रखा। यह होती है राजनीति में शुचिता की सबसे बड़ी मिसाल कि साथियों नमस्कार। साथियों, कहते हैं कि किसी भी देश काल परिस्थिति का पता लगाना हो तो उस वक्त के तत्कालीन अखबार पढ़ लीजिए, उस वक्त के तत्कालीन समाचार देख लीजिए, तो हमें किसी भी देश काल परिस्थिति के बारे में पूरी तरह से मालूम पड़ जाएगा कि उस वक्त पे उस देश में क्या राजनीतिक उठापटक रही होगी, क्या सामाजिक उठापटक चल रही होगी, किसी भी देश में किसी वक्त पे क्या चल रहा होगा। यह जानने का सबसे अच्छा और सबसे सटीक एक ही माध्यम है, वो है उस देश के उस वक्त के समाचार पढ़ लीजिए। और ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कहीं कोई शको शुबा ही नहीं है, कहीं कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सत्य बात है। हमें अपने देश के बारे में भी 20 साल पहले का कुछ पता करना हो तो हम 20 साल पहले के कुछ अखबार ले लेंगे तो हमें मोटी मोटी जानकारी मिल जाएगी कि 20 साल पहले इस देश में क्या चल रहा था या 40 साल पहले क्या चल रहा था। और ना सिर्फ हमारे देश में, और देशों के ऊपर भी ये सेम चीज लागू होती है। अच्छा, इसी मंशा से मैं कुछ लुटियंस मीडिया वाले, जिनके आपको सबको मालूम है, जिनका हम खुलासा करते रहते हैं समय समय पे, और बिना नाम लिए सबके नाम ले दूंगा क्योंकि नाम लेने का कोई सार नहीं है, चाहे वो अभी अभी वाले निसार भैया हो, चाहे वो बरखा रानी हो, चाहे वो सरगम सागरिका टाइप की धुन हो, चाहे वो राज का दीप हो, चाहे वो शिखर गुटका वाले गुप्ता जी हो, चाहे वो पुण्य कह रहा हूं ये पाप वाले वाजपेयी जी हो, पाप प्रसून वाजपेयी, ये बहुत सारे लोग हैं, इनके हम खुलासे करते रहते हैं, ऑलमोस्ट हर दिन करते हैं। लेकिन अब मैं इनका हर रोज जाकर के, सुबह सुबह मेरा 2 घंटे फिक्स है उठने के बाद में, और रात को सोने से पहले लगभग 1 घंटा मैं इनके सबके वेब पोर्टल चेक करता हूं, क्योंकि ये स्वघोषित पत्रकार है। ये सारे के सारे वो लोग हैं जिनको 3-3 बार, हां जी, इनको अपनी नौकरियों में सब जगह धक्के मार के निकाला गया है। इनको 3-3 दफे शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं अपने न्यूज चैनल में, जहां पहले काम कर रहे थे। इनको रंगे हाथों फेक न्यूज, हां जी, झूठी खबरें चलाते हुए पकड़ा गया है। इनसे उन न्यूज के प्रमाण मांगे, ये प्रमाण नहीं दे पाए, इन्होंने मुंह की खाई, इन्होंने थूक के चाटा वहां पे, और जब इनको धक्के मार के वहां से निकाला गया तब इन्होंने अपने अपने यूट्यूब चैनल खोल लिए, और वहां पे खोल लेते कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पे ये क्लेम करते हैं अपने आप को न्यूज एजेंसीज। आप जाकर के इनका इंट्रोडक्शन पढ़िए, आप जाकर के इनकी वेबसाइट चेक कीजिए। इन्होंने जब अपने आप को न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी बोलना शुरू कर दिया, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, न्यूज एजेंसी का काम होता है खबरों को देना। आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, जैसे हम लोग हैं, साइबर सिपाही हो या यति बाबा हो, या जिस तरह हमारे ब्लॉगर्स हैं, चाहे वो हमारे और राष्ट्रवादी साथी हो जो ब्लॉगिंग करते हैं। हम लोगों के पास जब समय मिलता है हम किसी विषय पे बोल सकते हैं, किसी विषय पे नहीं बोल सकते, हम पे कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि हम लोग रजिस्टर्ड तौर पे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसीज में नहीं आते हैं। ठीक है, आप फर्क समझिएगा। यहां पे हम लोग रजिस्टर्ड तौर पे किसी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी में नहीं आते हैं,
तो हमारे ऊपर यह कंपल्शन नहीं है कि हमें जिले की, राज्य की या देश की सारी खबरें कवर करनी है। हम लोग ब्लॉगर्स हैं, किसी विषय पे बोल सकते हैं, समय मिला समय नहीं मिला किसी विषय पे नहीं बोला। हो सकता है हम हर रोज आ जाएं, हो सकता है हम हफ्ते में एक बार कैमरे पे आए, हो सकता है महीने में एक बार कैमरे पे आए, और हो सकता है ये ताम डंडीरा समेट के ना भी आए। हमारे पे कोई कंपल्शन नहीं है। एक आम हिंदुस्तानी 130 करोड़ की आबादी में यह सिर्फ हमारा मौलिक अधिकार है, बोलने का अधिकार, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार, और उसके तहत हम आकर के अपनी बातें कर सकते हैं। लेकिन जो लोग अपने आप को मीडिया एजेंसी बोलते हैं, जो लोग अपने आप को न्यूज एजेंसी बोलते हैं, उनका मौलिक कर्तव्य है, उनका मौलिक दायित्व है कि वो सारी खबरें दिखाएं। ठीक है जी, अब इस मंशा से मैं इनके न्यूज पोर्टल पे जाता हूं कि देखें भाई आज क्या छापा, आज क्या लिखा। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप जाके देखिएगा इन सब ये लायर शायर जितने भी इनके वेब पोर्टल्स है, जाकर के देखिए। जब से कोरोना भारत में आया है, जब से ये मरकज वाले पकड़े गए हैं, जब से निजामुद्दीन का पूरा कांड हुआ है, इन्होंने तबलीगी जमात के बारे में कुछ बोला ही नहीं है। अगर 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद कोई बंदा आकर के इन लूटियंस मीडिया का, ये जो डाकुओं का गिरोह है, ये जो वैचारिक आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादियों का जो गिरोह है, जो अपने आप को न्यूज एजेंसी कहते हैं, इन 5-7 लोगों के चैनल्स को देख लेगा 50 साल बाद कोई आदमी, तो पता है उसको क्या इंप्रेशन जाएगा कि हिंदुस्तान में 50 साल पहले कोरोना नाम की एक महामारी आई थी। वो कोरोना महामारी को लाने वाला सबसे बड़ा खलनायक था, उसका नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने हिटलर शाही के चलते पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। नरेंद्र मोदी की लॉकडाउन के चक्कर में देश में त्राही त्राही मच गई। और तो और आज सुबह की खबर बताता हूं, एक लूटियंस मीडिया ने, उस चैनल ने क्या खबर चलाई है, 7 दिन की बच्ची की मां अपने पति से मिलने को है बेकरार और पति फंसा हुआ है लॉकडाउन में। वाह वाह वाह, तालियां। आओ अब मैं इनको उधेड़ता हूं और सिरे से उधेड़ेंगे इनको एक एक करके। आपको मेरे साथ बने रहना है। इनको तथ्य गिनाते हैं। ये लिखते हैं, आज सुबह की खबर है, तबलीगी जमात के बारे में ये लोग अभी तक कुछ भी नहीं बोले। आप जाकर के एक बार चेक कर लीजिए, इन्होंने कहीं नहीं बोला है कि उन्होंने नर्सों के ऊपर थूका, उन्होंने नर्सों के सामने अपने पजामे खोल दिए, उन्होंने नरेला में हॉस्पिटल में वहां पे खुले में शौच कर दिया, द्वारका में पेशाब की बोतलें सड़कों पर फेंकी, अस्पतालों में बिरयानी मांग रहे हैं, कहीं कोई चीज ही नहीं है। ये यहां तक भी नहीं बोल रहे हैं जो सरकारी आंकड़े हैं। हमारा मेडिकल बुलेटिन रोज शाम को 4-5 बजे जारी होता है। सरकार ये कह चुकी है कि हिंदुस्तान के अंदर में, और सरकार को कहने की छोड़ो यार, हम लोग अंधे नहीं है, सारी जनता देख रही है, 130 करोड़ की आबादी ये चीज देख रही है कि हिंदुस्तान के अंदर में कोरोना के लगभग सारे मामले कंट्रोल में आ गए थे। अगर ये थूक लगी जमात का केस नहीं होता, अगर ये थूक लगी जमात वाले बीच में नहीं टपक पड़ते, तो हम तो इस वक्त तक कोरोना पे काबू पा चुके थे। कल देखो ना, दिल्ली में 93 केस आए हैं, 93 के 93 थूक लगी जमात वाले हैं। लेकिन इन न्यूज पोर्टल्स ने अपना मुंह नहीं खोला और क्या बोलते हैं, 7 दिन की बच्ची की मां को इंतजार है अपने पति का और पति फंसा हुआ है लॉकडाउन में। और लॉकडाउन किसने किया? उस जल्लाद नरेंद्र मोदी ने। आय हाय। अब मैं इनसे पूछता हूं कि भैया, बेलगामी में एक 3 साल की बच्ची है वनीशा, उसकी मां है सुगंधा। सुगंधा जो है बेलगामी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल में नर्स है। 15 दिनों से सुगंधा जी अपने घर नहीं गई है। सोच के देखो, एक नर्स जो 15 दिनों से घर नहीं गई, उसके घर में रोसी में खाना कौन बना रहा होगा? अरे इतनी छोटी बात से भी आगे बढ़ो। वो नर्स होटल में रह रही है। टीवी पे दिखाया गया, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं राघवन, जो कि वहां से हैं, क्या बोलते हैं, अपने कर्नाटक से, इंडिया टीवी में काम करते हैं। राघवन जी की पूरी रिपोर्ट है जो इंडिया टीवी पे चली है, मैं उसके कुछ अंश यहां पे चला दूंगा, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे रिपोर्टर टी राघवन ने ये खबर डिटेल में मुझे बताई तो दिल भरा। 3 साल की बच्ची अपनी माँ से मिलना चाहती है। माँ कुछ दूरी पर खड़ी है लेकिन माँ बेबस है। बेटी को माँ से मिलने लाया, पिता बेबस है, मजबूर है, कोई कुछ कर नहीं सकता। माँ चाहकर भी अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकती, उसे प्यार नहीं कर सकती, दुलार नहीं कर सकती, उसे कलेजे से नहीं लगा सकती, बेटी से ये पूछ नहीं सकती कि बेटी कैसी है। कितनी शैतानियां करती है। और बेटी बार बार अपनी माँ से मिलने के लिए तड़प रही है। वो बार बार अपने पिता से जिद कर रही है कि माँ के पास जाना है। वो माँ को बुला रही है, माँ से कहती है प्लीज मेरे पास आ जाओ, अब घर में मन नहीं लगता, मुझे आपके पास रहना है। लेकिन माँ मजबूर है, बेटी के पास नहीं आती। ये तस्वीरें जिसने भी देखी उसकी आंखों में आंसू आ गए।
ತಾಯಿ ತಾಯಿನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಗು ಕರಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ दिल को रुलाने वाली ये तस्वीरें एक नर्स की हैं जो कोरोना के पेशेंट्स का इलाज कर रही है और उसकी 3 साल की बच्ची की है। मैं चैलेंज करता हूं, कितना भी पत्थर दिल इंसान होगा ना, उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे वो क्लिपिंग देखने के बाद में। अरे जब बच्ची 3 साल की बच्ची रो रो के बिलक बिलक के 14-15 दिन एकदम पागल सी हो गई, बोली कि मेरे को एक बार मम्मी की शक्ल देखनी है। पिताजी उसको लेकर के मोटरसाइकिल पे बैठा के होटल के गेट पे लेके जाते हैं। होटल के दरवाजे पे बाहर बाप बैठा है, आगे मोटरसाइकिल पे बच्ची बैठी है। होटल के गेट पे नर्स निकल के आती है, सुगंधा जी, अपने कमरे से ऊपर से उतर करके। और जब मां बेटी को देखती है 3 साल की, और 3 साल की बेटी मां को देखती है, जो आंसुओं की वहां पे बारिश होती है, जो फव्वारा फूट के निकलता है आंसुओं का, बाप कस के बेटी को पकड़ता है। क्यों? क्योंकि बेटी उछल के जा रही थी मां के पास गोदी में मिलने। मां बाप को इशारा करती है रोते रोते कि इसे मेरे सामने से ले जाओ, मैं खुद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही भागी भागी चली और बच्ची को गले लगा लूं। इतना मार्मिक दृश्य था, इतना मार्मिक दृश्य। और ऐसी नर्सों के सामने ये थूक लगी जमात वाले पजामे खोल रहे हैं, ऐसी नर्सों के सामने बीड़ी सिगरेट मांग रहे हैं, ऐसी नर्सों के सामने ये लोग बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, ऐसी नर्सों के सामने ये लोग गंदे गंदे अश्लील गाने गा रहे हैं, ऐसी नर्सों के सामने ये लोग भद्दे भद्दे इशारे कर रहे हैं। और इन सब के ऊपर ये जितने लूटियन मीडिया है, ये जितने मीडिया के आतंकवादी हैं, इनको नहीं दिखता, नहीं दिखता, नहीं दिखता। ये क्या रिपोर्ट देते हैं? 7 साल की बच्ची के पिता लॉकडाउन में फंसे हैं। और लॉकडाउन किसने कराया? जल्लाद नरेंद्र मोदी ने। अरे डूब के मर जाओ, इतिहास तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। तुम लोग थूक लगी जमात को अपना जीजा मान के बैठे हो ना, एक दिन ये थूक लगी जमात वाले जिस तरह से देश पे थूक रहे हैं, पूरा देश तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। अपने आप को या तो न्यूज मीडिया एजेंसी कहना बंद कर दो, या फिर न्यूज को दिखाने की कुव्वत रखो, दम रखो। अरे तुम लोग को दिखता नहीं है? एक डॉक्टर, सोच के देखो मेरे दोस्तों, एक डॉक्टर जो 15 दिन से 20 दिन से कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इलाज करते करते थूक लगी जमात वालों से इन्फेक्शन होके उस डॉक्टर को खुद को कोरोना पॉजिटिव हो गया। वो डॉक्टर क्वारंटीन में चले गए। और उधर घर पे सोच के देखो, डॉक्टर के घर में सामान कौन ला रहा होगा, उसका राशन पानी कहां से आ रहा होगा। चलो मैं कहता हूं ये छोटी बात है, आओ फिर यहां भी बड़ी बात दिखाता हूं। उस डॉक्टर की बीवी प्रेग्नेंट, डॉक्टर को बेचारे को कोरोना पॉजिटिव हो गया। वो पहले घर नहीं जा पा रहा था, वो रुके हुए थे होटल में सरकार की तरफ से, क्योंकि घर जाने की मनाही है डॉक्टर्स को। उस बीच में कोरोना पॉजिटिव हो गया, डॉक्टर चले गए एकांतवास में, क्वारंटीन में। पीछे बीवी की डिलीवरी हो गई, बीवी ने बच्चे को जन्म दिया। सोचो उस डॉक्टर का क्या कसूर था। वो डॉक्टर बेचारा अपने नवजात शिशु को, अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देख सकता। 14-15 दिन तक तो वो वैसे ही नहीं मिल सकता। और भगवान ना करे, भगवान ना करे, भगवान ना करे उन डॉक्टर साहब को कुछ हो गया, अगरचे वो डॉक्टर साहब की मृत्यु हो गई, तो सोचो वो नया बच्चा जिसने तो अभी दुनिया में कदम रखा है, अपनी आंखें ठीक से खोली भी नहीं है, वो तो अपने बाप की लाश तक नहीं देख पाएगा, वो तो अपने बाप का चेहरा तक नहीं देख पाएगा। लेकिन इन लुटियंस मीडिया वालों को ये सब चीजें नहीं दिखती हैं, उनको डॉक्टर से हमदर्दी नहीं है। वो क्या स्टोरी चलाते हैं कि मोदी जल्लाद ने लॉकडाउन कर दिया। अरे मोदी क्या लॉकडाउन करके अपने घर में भंगड़ा कर रहा है? मोदी बेचारा सुबह शाम 24 घंटे काम कर रहे हैं। मोदी जी तपस्या कर रहे हैं और पूरी दुनिया लोहा मान चुकी है। सोच के देखो, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में क्या आंकड़े होने चाहिए थे मौतों के? क्या आंकड़े हो सकते थे कोरोना जैसी ऐसी बीमारी के जिसके ऊपर किसी का कोई रोकथाम नहीं है? मोदी जी के पास में कोई लगाम नहीं है कि उसको खींच के घोड़े को रोक ले। भाई ये कोरोना है, ये कोई गाड़ी की ब्रेक नहीं है कि ब्रेक लगा के गाड़ी रुक जाएगी। ये किसी से नहीं रुक सकता। फिर भी सरकार ने, प्रशासन ने, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, डॉक्टर्स हो, सारे राजनीतिक दल हो, और सबके ऊपर बैठे हुए हमारे आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जिस तरह से काम किया है, अरे इनको तो उनके पैर धो धो के पीने चाहिए थे। इन्हें शर्म नहीं आती? ये लोग क्या बोलते हैं हर चीज में कि मोदी की लॉकडाउन के चक्कर में एक मां बेकरार है। अरे 130 करोड़ की आबादी वाले इस देश में हर घर में कोई ना कोई कहानी है, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है। लेकिन हम लोग स्वेच्छा से अपनी सारी परेशानियों को यहां सर मत्थे पे रख के खड़े हैं, एक साथ खड़े हैं, मोदी जी के पीछे खड़े हैं, चाहे उनके समर्थक हो, चाहे उनके विरोधी हो, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ है। लेकिन तुम अपने आप को मीडिया चैनल्स कहने वाले मोदी फोबिया से ग्रसित हो, और किस तरह से ग्रसित हो आप दोस्तों, जाकर के देखिए, इनका ट्विटर देखिए। मेरी बातों को भूल जाओ, मत करो मेरे पे यकीन। मैं हमेशा कहता हूं किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, चाहे वो शुभम मंगला ही क्यों ना हो। लेकिन हां, साइबर सिपाही का धर्म है, जिस विषय पे बोलेंगे डंके की चोट पे बोलेंगे, खुला बोलेंगे, किसी के बाप का डर नहीं है। आप जाकर के देखिए, इन दलालों के ट्विटर देखिए, आप जाकर के इन दलालों के चैनल्स देखिए। जब मोदी जी ने ताली बजाने का अनुरोध किया, ये लोग क्या बोलते हैं, हाय हाय मोदी पूरे देश को हिजड़ा बना रहा है। अरे डूब के मर जाओ, ताली बजाना क्या हिजड़े बजाते हैं?
और तुम लोग हिजड़ों का अपमान कर रहे हो, तुम लोग किन्नर समुदाय का भी अपमान कर रहे हो। वो किन्नर समुदाय जो सड़कों पे निकल के बेसहारों को, भूखों को राशन बांट रहा है, तुमने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ कैमरे के आगे आके भौंक भौंक के झूठ फैलाया, कैमरे के आगे भौंक भौंक के तुमने मोदी को गालियां दी है। अरे तुम तो किन्नरों से भी गए गुजरे हो। 130 करोड़ की आबादी वाले देश ने सबने अपने घरों की बालकनियों में आकर के ताली बजाई थी। क्या पूरा देश हिजड़ा हो गया? नहीं, पूरे देश ने अपनी सेना को, अपनी पुलिस वालों को, अपने डॉक्टर्स को, नर्सिस को, सफाई कर्मचारियों को, सबको सैल्यूट किया था, सलाम किया था। ताली बजाना एक सांकेतिक प्रतीक था उनका हौसला अफजाई करने के लिए। मोदी जी ने बोला दिया जलाओ, कैंडल जलाओ। ये क्या लिखती है ट्विटर पे, जाकर के देखिए। हाय मेरी कैंडल नहीं मिल रही। अरे मिल तो जाएगी, मैं बताऊं कहां। तो इनकी कैंडल वैंडल सब पता है, इनको ही पता इन्होंने कहां पे रखी हुई है, लेकिन वहां से उनको निकालनी नहीं थी। एनीवेज, उसके बाद में अब कल से ये लोग क्या कह रहे हैं? एक ही खबर है हर पोर्टल पे, ट्रंप फूफा ने मोदी को लताड़ा, ट्रंप फूफा ने मोदी को धमकी दिखाई और मोदी बन गई भीगी बिल्ली। अरे डूब के मर जाओ, कितना झूठ बोलोगे? जाकर के देखो तो सही। ट्रंप ने कल रात को क्या बोला है कि पूरा अमेरिका मोदी जी आपके एहसान तले है, पूरा अमेरिका मोदी जी आपके आगे नतमस्तक है। मोदी जी की तारीफ में कसीदे पड़े कि मोदी ने मानवता की रक्षा करते हुए अमेरिका को इतना बड़ा सहयोग दिया है। ट्रंप ने बकायदा यह कहा है कि पूरा अमेरिका मोदी जी आपके और हिंदुस्तानियों के एहसान को याद रखेगा। और मोदी जी ने रिप्लाई में क्या कहा है वो भी आप देख लीजिएगा। मोदी जी ने रिप्लाई में बोला है कि संकट की घड़ी में ही दोस्त की पहचान होती है, संकट की घड़ी में दोस्त दोस्त के और निकट आ जाते हैं। जब इतना प्यार दोनों देशों में उमड़ा, मोदी जी में और ट्रंप में, तब इन मीडिया के दलालों की जबानों पे लकवा मार गया, लकवा। अरे मैं आपको सबूतों के साथ में बताता हूं, थोड़ा सा पीछे चलिए, कुछ साल मेरे साथ पीछे चलिए, आपको याद आएगा। गूगल पे जाके सर्च करिए, इनमें से इन पत्रकारों की और सो कॉल्ड पत्रकार, ये साले झूठे दलाल मक्कार लोग, ये वैचारिक आतंकवाद फैलाने वाले लोग, ये अपने अपने चैनलों से धक्के मार के निकाले हुए लोग, झूठी खबरें फैलाने वाले लोग, इन्होंने क्या किया था? जब ये गए थे बाहर, उस वक्त पे नाश्ते की टेबल पे हाथ में चिकन लॉलीपॉप, साथ में मियां नवाज शरीफ, और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को क्या बोलता है? देहाती औरत। हां जी, देहाती औरत। आप में से सबको ये बातें मालूम होंगी, जिनको नहीं मालूम है जाकर के पुरानी खबरें देख लीजिए। मियां नवाज शरीफ उसके सामने, उसके मुंह पे भारत के प्रधानमंत्री को बोलता है देहाती औरत, और वो चिकन लॉलीपॉप मचकाते हुए हैं, हड्डियां चूस के, उसके बाद में मियां नवाज शरीफ के झप्पी पप्पी करके वापस हिंदुस्तान आ जाती हैं। अरे डूब के मर जाओ, तुम्हारे मुंह पे कोई तुम्हारे प्रधानमंत्री को देहाती औरत बोल गया, और उसी प्रधानमंत्री को जिसके दल के तुम तलवे चाटती हो। तुम तो उसकी सगी ना हो सकी, मोदी की सगी क्या होगी, तुम देश की सगी क्या होगी? जिसके तुम तलवे चाटते हो, तुम उस दल के प्रधानमंत्री के सगे नहीं हो सके। और दोस्तों, जब यह कांड हुआ, जब मियां नवाज शरीफ ने हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोला, उस वक्त पे आपको याद होगा हिंदुस्तान की माटी से एक शेर खड़ा हुआ था, सिर्फ एक शेर। उसने आकर के दहाड़ा था, और क्या दहाड़ा था कि सुनो मियां नवाज शरीफ, ये जो मनमोहन सिंह जी है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये सिर्फ कांग्रेस के प्रधानमंत्री नहीं है, ये मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, ये 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। हमारे राजनीतिक मतभेद अपनी जगह होंगे, हमारी राजनीतिक विचारधाराएं अलग होंगी, अपनी जगह होंगी, लेकिन मियां नवाज शरीफ, तुम्हारे हलक में से जबान खींच ली जाएगी। आइंदा अगली बार हमारे प्रधानमंत्री पे कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच लेना। और यह दहाड़ लगाने वाला इस भारत भूमि का शेर था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मेरे देशवासियों, मैं एक मेरी पीड़ा की बात बताना चाहता हूं, जो मेरे दिल को चोट पहुंची है, और वो चोट हर हिंदुस्तान को पहुंचना बहुत स्वाभाविक है। वो चोट ये है कि कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के कुछ पत्रकारों को नाश्ते पर बुलाया था। बहुत गंभीर बात मैं कह रहा हूं दोस्तों, उनको नाश्ते पर बुलाया था, और जहां हिंदुस्तान के पत्रकार मौजूद थे, नवाज शरीफ की मिठाई खा रहे थे, उस समय बहुत गंभीर बात कर रहा हूं दोस्तों, सुनिए, बहुत गंभीर बात बता रहा हूं दोस्तों, प्लीज दोस्तों
आपके दिल को चोट पहुंचेगी ऐसी बात बता रहा हूं। नवाज शरीफ ने यह कहा, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री देहाती औरत जैसे हैं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं। नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता। हिंदुस्तान में हम 125 करोड़ एक है। वयम पंचाधिकम शतम। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान ये देश सहन नहीं करेगा। और मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूं, मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। जो भी पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके मेरे देश के प्रधानमंत्री के अपमान की बात सुन रहे थे, ये पत्रकार भी मेरे देश की जनता को जवाब दें। देश की इज्जत होती है, देश का स्वाभिमान होता है। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान की धरती पर हमारे राजनीतिक विरोध है, वैचारिक विरोध है, देश की बर्बादी की हमें पीड़ा है। हम लड़ेंगे, मरेंगे, धरना करेंगे। दुनिया के किसी देश को मेरे देश पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। और यह दहाड़ लगाने वाला इस भारत भूमि का शेर था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। हां जी, वो मोदी जिसने बीजेपी में रहते हुए, गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए अपने प्रधानमंत्री के सम्मान को सर्वोपरि रखा। यह होती है राजनीति में शुचिता की सबसे बड़ी मिसाल कि राजनीति में सारे वैचारिक मतभेद एक तरफ, सारी लड़ाइयां, आपसी मतभेद एक तरफ, सारे आपसी झगड़े एक तरफ, लेकिन जब बात देश के प्रधानमंत्री के सम्मान की हो तो कैसे एकजुट होना होता है, यह मिसाल नरेंद्र मोदी जी ने तब दी थी। और यह झूठी थाली में खाने वाले झूठे पत्तलकार, अपने आप को मीडिया एजेंसी बोलने वाले क्या खबरें चलाते हैं। इनकी जाकर के आप चेक कीजिए पिछले 15-16 दिनों की इनकी न्यूज़ें, इन्होंने कहीं पर भी थूक लगी जमात का नाम ही नहीं लिया है। इनके हिसाब से तो भारत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इनके हिसाब से तो भारत में कोरोना लाने वाला एक ही खलनायक है, वो है नरेंद्र मोदी। लॉकडाउन करने वाला एक ही जल्लाद है, वो है नरेंद्र मोदी। भारत के 130 करोड़ लोगों की जिंदगी हराम करने वाला एक ही विलन है, वो है नरेंद्र मोदी। अगर आप इनकी न्यूज देखेंगे तो पूरा और पूरा निचोड़ यही निकलेगा जो मैंने आपको बताया है। ऐसे लोगों को कितनी इज्जत देनी है, कितना समय देना है, कितनी तवज्जो देनी है, इनकी न्यूज के ऊपर में कितना भरोसा करना है, यह सब आपको सोचना पड़ेगा। मेरे इस वीडियो को देखने वाले चाहे बीजेपी के समर्थक हो, चाहे कांग्रेस के समर्थक हो, चाहे आम आदमी पार्टी के समर्थक हो, चाहे वो मोदी जी को प्यार करने वाले हो, चाहे मोदी जी को नफरत करने वाले हो, एक बार अपने गिरेबान में झांक के, अपने अंतरात्मा में झांक के यह जरूर सोचना कि 3 साल की बच्ची वनीशा जब अपनी मां सुगंधा को देख के फूट फूट के रोती है, वो सुगंधा को कौन सी उसके पैर में जंजीरें थी जो
अपनी बेटी को गले नहीं लगा सकती। क्यों? क्योंकि हमें हमारे धर्म में सिखाया मानवता की सेवा। वो डॉक्टर जिसकी बीवी की डिलीवरी हुई है, छोटा सा बच्चा अभी अभी जन्म लिया दुनिया में, और डॉक्टर को खुद बेचारे को कोरोना पॉजिटिव हो गया इन थूक लगी जमातों का इलाज करते करते, और वो डॉक्टर पता नहीं बचेगा भी कि नहीं बचेगा। अगर भगवान ना करे वो डॉक्टर मर जाते हैं तो बेचारे मरने से पहले ना तो अपने बच्चे की शक्ल देख पाएंगे और ना ही वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया है अपने बाप की शक्ल देख पाएगा। ऐसे पत्रकारों को ये सारी स्टोरीज नहीं दिखती है। इनको सिर्फ और सिर्फ हर चीज को तोड़ के मरोड़ के लेकर के आना होता है नरेंद्र मोदी पे। अब इन पत्रकारों को क्या करना है ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। साइबर सिपाही के साथ में जुड़े रहिए। हम लोग इसी तरह से सबूतों के साथ में एक एक को एक्सपोज करेंगे, करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और हां दोस्तों, अगले 2 वीडियोस ध्यान से सुनिएगा, अगले 2 वीडियोस जो साइबर सिपाही पे रिलीज होने वाले हैं बहुत धमाकेदार वीडियोस होंगे। आपके लिए वो वीडियो देखने बहुत ज्यादा जरूरी होंगे। तो कृपया करके आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे घंटी दबा दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड होंगे तुरंत आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है हमारे अगले 2 वीडियोस में। हमारे अगले 2 वीडियो का पूरा मैटर हमारे पास में यहां आ गया है। उसके तथ्य निकाल रहे हैं, उसके पूरे सबूत निकाल रहे हैं, बिंदुवार उस पर काम चल रहा है। अगर सारी चीजें सही दिशा में जाती हैं और लगता है कि आपसे हम लोग ये बातें शेयर कर सकते हैं, अगर कुछ ऐसी बातें हुई जो आपसे शेयर करने की नहीं हुई, सीधे गृह मंत्रालय में जमा कराने की हुई, तो मैं पहले ही माफी मांगता हूं। मैं शायद वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, आप तक नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि कुछ जिम्मेदारी है हमारी। और अगर हमें लगा कि वो बातें आपसे शेयर करने के लायक हैं, हम अपनी मर्यादाओं में कुछ सीमाओं में रहते हुए वो बातें आपसे साझा कर सकते हैं, तो हम वीडियो रिलीज करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो रिलीज होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।